कहानी है एक छोटे से गांव गोविंदपुर की, जहां मनोज नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता ने अपना पेट काट कर मनोज को शहर पढ़ने भेजा था, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु के बाद उसे गांव लौटना पड़ा। गांव में उसके पास संपत्ति के नाम पर एक टूटा फूटा घर और 3 एकड़ पथरीली और बंजर जमीन थी। माँ, हमारे पास जमीन है लेकिन किसी काम की नहीं है। अब हम क्या करेंगे? पिताजी तो सेठ के खेत में मजदूरी कर लेते थे, मगर मुझे तो वो भी नहीं आता। बेटा, अब तो हमारे पास जो है बस यही है, लेकिन ये बंजर जमीन भी क्या काम की है। कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ। हम दोनों पेट भरने के लिए मजदूरी कर लेंगे। धीरे धीरे तू भी सीख जाएगा। सरला और मनोज सेठ के खेत में दिन भर मजदूरी करते थे, लेकिन सेठ की बेईमानी के कारण उनके हाथ में बस चंद सिक्के ही आ पाते थे। रोज आधा पेट खाकर सोने वाला मनोज इस गरीबी से तंग आ गया था। पता नहीं इस गरीबी से कैसे निजात मिलेगी। कब तक हमारा वक्त बुरा ही रहेगा? पता नहीं बेटा, लेकिन हौसला रख। जब बहुत बुरा हो जाता है ना, उसके बाद अच्छाई की शुरुआत होती है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। सोचते सोचते मनोज की आंख लग जाती है। सुबह उठकर रूखी सूखी रोटी लेकर दोनों माँ बेटे काम पर निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक संत आते हैं और सबके साथ मनोज भी उन्हें अपनी समस्या बताता है। महात्मा जी, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। न ढंग का काम है, न पैसा। आप ही कोई रास्ता बताइए कि मैं और मेरी माँ इस बुरे समय से बाहर निकल पाएं। बेटा, मैं तुम्हें 2 मंत्र बताऊंगा, एक अभी और एक बाद में। पहला मंत्र है, जब समय खराब हो तब निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय खूब मेहनत करो। मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि तुम्हारे पास एक जमीन है। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, लेकिन वो जमीन बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। बेटा, दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है। तुम थोड़ा बहुत पढ़े हो ना, कुछ सोचो, अपना दिमाग लगाओ और उस जमीन का इस्तेमाल करो। मैं कुछ दिन बाद फिर से आऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तब तुम मुझे हंसते हुए दिखाई दोगे। मनोज खूब सोचता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उस बंजर जमीन पर ऐसा क्या हो सकता है। वो गांव के बुजुर्गों से सलाह करता है तो वो उसे समझाते हैं। बेटा, नादान मत बन, कुछ नहीं हो सकता है यहाँ। तेरे दादा परदादा भी हर तरीके से दिमाग लगाकर हार गए हैं। ये सब छोड़ और मजदूरी ही कर बेटा। लेकिन मनोज के दिमाग में संत की बात बैठ गई थी। महाराज ने मुझ पर बहुत विश्वास जताया है। मैं कुछ सोचूंगा, जरूर सोचूंगा। बेटा, घर के अंदर आ जा। पास ही में बगीचा है ना, मधुमक्खियां घूम रही हैं बहुत। काट लेंगी तो मुश्किल हो जाएगी। ये सुनकर मनोज के दिमाग में एक उपाय कौंधता है और वो उसे सरला को बताता है। माँ, मैं अपनी जमीन पर मधुमक्खी पालन करूंगा। उनसे शहद इकट्ठा करके उसे बेचूंगा। लेकिन मधुमक्खियां तो फूलों का रस पीती हैं। उस बंजर जमीन पर फूल कैसे उगाएगा? माँ, मैं नदी के पास की मिट्टी लाकर पूरे खेत में उसे बिछाऊंगा। उसमें फूलों के पौधे और कुछ जड़ी बूटियां लगाऊंगा। तुम मेरा साथ दोगी ना माँ? सरला हाँ में सिर हिला देती है
और अगले दिन सुबह से दोनों माँ बेटे इस काम में जुट जाते हैं। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ उनका हौसला बढ़ाते हैं। ये पागलपन छोड़ दे बेटा। इस पथरीली जमीन पर फूल उगाने का सपना क्यों देख रहा है? कुछ नहीं चाचा, मती मारी गई है छोरे की। और सरला बहन, तुम उसे समझाने की बजाय इस बेवकूफी में उसका साथ दे रही हो। मुझे अपने बेटे और उसकी सोच पर पूरा भरोसा है भैया। और फिर काम बनेगा या नहीं, इस डर से हम प्रयास करना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। माँ का जवाब सुनकर मनोज का हौसला और बढ़ जाता है और वो दोगुने जोश से काम करता है। धीरे धीरे जमीन पर मिट्टी की मोटी परत बिछ जाती है। माँ, अब मैं यहाँ बीज और कलम डालकर पौधे उगाऊंगा। मनोज कम मिट्टी में उगने वाले औषधीय पौधे जैसे तुलसी, पुदीना और नीलगिरी आदि के साथ कुछ फूलों के पौधे लगाता है, जिनकी तेज सुगंध से मधुमक्खियां आकर्षित होकर आने लगती हैं। मनोज कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके मधुमक्खियों के लिए बक्से बनाकर उनका प्राकृतिक आवास तैयार करता है। कुछ दिन बाद माँ, देखो, मधुमक्खियों ने सभी बक्सों में छत्ता बनाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन बाद शहद भी इकट्ठा हो जाएगा। हमारी मेहनत सफल हो गई माँ। जिस दिन मनोज उस अनोखे शहद की पहली खेप शहर में बेचता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदल जाता है। लोग दूर दूर से उसके पास शहद और औषधीय पौधे लेने आते हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं। अब मनोज की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाती। एक दिन गांव में वही संत फिर से आते हैं और मनोज उनके पास जाता है। आपकी कृपा से सब अच्छा हो गया महाराज। आपका जितना धन्यवाद करूं कम ही है। मैंने तो बस रास्ता दिखाया था बेटा। तुमने जो मेहनत की, ये उसी का फल है। अब मेरा दूसरा मंत्र, जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। इसे ध्यान रखो और हमेशा तरक्की करो। संत की बात सुनकर मनोज ये फैसला करता है कि वो अब इसे गरीब और मजबूर लोगों को सिखाकर उन्हें भी गरीबी से उबारने में मदद करेगा। धीरे धीरे मनोज के कारण कई लोग मधुमक्खियों का पालन सीख जाते हैं। ये खबर सरकारी महकमे तक पहुंचती है और एक दिन कुछ विशेषज्ञ आकर निरीक्षण करते हैं। मनोज को पुरस्कार के साथ बड़ा मौका मिल जाता है। वो अब हर किसी को यही समझाता है, समय खराब हो तो निराश होने के बजाय खूब मेहनत करो और समय अच्छा हो जाए तो दूसरों की मदद करो।